हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। ये वीडियो CAPFSC 2024 की नोटिफिकेशन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था, तो इस वीडियो में उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि बिफोर यू स्टार्ट दिस वीडियो आप पिछले वीडियो को देख लो, पिछले पार्ट्स आप कवर कर लो और साथ ही साथ एक हार्ड कॉपी नोटिफिकेशन की रखिए और जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ आप साथ में गो थ्रू करते रहिए। तो कंटिन्यूएशन में अपेंडिक्स 1 में कमीशन आपको बता रहा है सिलेक्शन प्रोसीजर एंड स्कीम कि क्या रहता है सिलेक्शन प्रोसीजर का। तो रिटन एग्ज़ाम जो है वो 4 अगस्त 2024 को होल्ड किया जाएगा 2 सिटिंग्स में, 10 बजे सुबह से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक। पेपर 1 जो रहेगा वो आपका होल्ड किया जाएगा 10 से 12 बजे और इसका टॉपिक जो सिलेबस होता है वो होता है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस 250 मार्क्स का। बेसिकली 125 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स ईच और ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और क्वेश्चन इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में सेट होते हैं। पेपर 2 जो दोपहर 2 से शाम को 5 बजे तक किया जाएगा वो होता है जनरल स्टडीज़ ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन का 200 मार्क्स। इसमें क्या है कि जो ऐसे कंपोनेंट है उसको आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में आंसर कर सकते हो, लेकिन जो बाकी पेपर है पेपर 2 का दैट हैज़ टू बी आंसर्ड ओनली इन इंग्लिश। अभी आगे बताते हैं कि पेपर 2 में जो आप ऐसे राइटिंग का मीडियम आपको लिखना है वही ऐसे का मीडियम आप अपने आंसर शीट में मार्क करोगे अटेंडेंस लिस्ट में और आंसर बुक में। अगर आपने आंसर बुक या अटेंडेंस लिस्ट में कुछ और मार्क किया हुआ है और फाइनल ऐसे आपने किसी और लैंग्वेज में लिख दिया है, इंग्लिश का मार्क करके हिंदी या फिर वाइस वर्सा, तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। फर्दर ये बता रहे हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर्स में सेपरेटली मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। पेपर 1 को पहले इवैल्यूएट किया जाएगा, अगर आप उसमें मिनिमम मार्क्स क्वालिफाई कर लिए देन योर पेपर 2 विल बी कंसिडर्ड। इसके बाद ये बताते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो जब आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हो तो आपके बेसिकली 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है PET और एक होता है MST, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट। सो ये दोनों अलग अलग टेस्ट हैं। इसके लिए ये बता रहे हैं कि जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है PET, मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। जो इवेंट्स होते हैं वो होते हैं 100 मीटर्स रेस, 800 मीटर रेस, लॉन्ग जंप एंड शॉर्ट पुट। मेल्स को 100 मीटर रेस 16 सेकंड्स में, फीमेल को 18 सेकंड्स में। 800 मीटर रेस मेल्स के लिए 3 मिनट 45 सेकंड्स, फीमेल्स के लिए 4 मिनट 45 सेकंड्स। लॉन्ग जंप मेल्स के लिए 3.5 मीटर का स्टैंडर्ड होता है और इसके लिए आपको 3 चांसेस मिलते हैं। फीमेल्स के लिए लॉन्ग जंप 3 मीटर का होता है, सेम 3 चांसेस मिलेंगे। शॉर्ट पुट केवल मेल्स के लिए होता है। जो शॉर्ट पुट में पुट होता है उसका जो वेट होता है वो होता है 7.26 kg। ये इवेंट केवल मेल्स के लिए है। आपको शॉर्ट पुट को 4.5 मीटर्स फेंकना होता है मिनिमम और इसके लिए भी नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है कि आपको 3 चांसेस मिलेंगे। फीमेल्स का इसके लिए कोई इवेंट नहीं है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने बात की है कि कोई ऐसी फीमेल कैंडिडेट या सारी फीमेल कैंडिडेट्स को एक डिक्लेरेशन करना होता है कि दे आर नॉट प्रेग्नेंट, और फिर इन्होंने बताया कि अगर कोई फीमेल कैंडिडेट प्रेग्नेंट है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहता है। मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की फिर ये बात कर रहे हैं। ये मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट उनका होगा एस्पिरेंट का जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास कर चुके हैं। सो MST विल बी डन आफ्टर यू क्लियर PET। इसके लिए ये बता रहे हैं कि अगर आप डिस्क्वालीफाई या फिर क्वालिफाई नहीं कर पाते हो MST को, तो इसके लिए आपके पास एक अपील रहती है टू द नोडल अथॉरिटी टू बी अपॉइंटेड बाई MHA। सो PET में आप फेल होते हो, उसके लिए कोई भी रिप्रेजेंटेशन, कोई भी अपील आप नहीं कर सकते। बट अगर आप MST में फेल हो रहे हो, MST कुछ आप क्लियर नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपील कर सकते हो। फिर ये बता रहे हैं इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। तो ये बता रहे हैं कि जो कैंडिडेट्स मेडिकली अनफिट डिक्लेयर किए गए हैं उनको भी अपीयर करने दिया जाएगा। रिव्यू मेडिकल बोर्ड में उनकी अपील होती है, तो उसके लिए आप इंटरव्यू में अपीयर कर सकते हो। उसके बाद भी लेटर ऑन आप फिट डिक्लेयर हो जाओगे तो आपको कंसिडर कर लिया जाता है फॉर सिलेक्शन। और फिर इन्होंने बताया कि इंटरव्यू टेस्ट के जो मार्क्स होते हैं दैट इज़ 150 मार्क्स। फिर ये बताने कि कैंडिडेट्स जिनको इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है प्लस बाकी तो डैफ भरवाया जाता है। डैफ तो ऑब्वियसली आप रिटर्न के बाद ही भर देते हो। और फिर फाइनल सिलेक्शन या मेरिट जो बनती है वो बेसिस ऑफ रिटर्न प्लस इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट, मतलब पेपर 1 पेपर 2 प्लस इंटरव्यू। फाइनल सिलेक्शन में PET और MST की कोई वेटेज नहीं है। PET एंड MST आर प्योरली क्वालिफाइंग टेस्ट्स। उसके बाद सिलेबस बताया हुआ इन्होंने। पेपर 1 जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का, तो उसके कॉम्पोनेंट्स बताया कि जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इंडियन पॉलिटी एंड इकॉनमी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो फ्रेंड्स सिलेबस को हम यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज सिलेबस पे तो एक अलग ही वीडियो बन सकता है पूरा।
प्लस जो भी तैयारी कर रहा है सीरियसली उसको सिलेबस पे तो इन डेप्थ नॉलेज होगी ही। पेपर 2 के लिए ये बता रहे हैं जनरल स्टडीज़, ऐसे एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि ये क्या क्या पूछते हैं। तो फ्रेंड्स, पार्ट ए जो आता है पेपर 2 का, दैट इज़ ऐसे टाइप क्वेश्चंस। तो इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है कि देखिए लिखा है ऐसे क्वेश्चंस विच आर टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म। कई लोग होते हैं जो बुलेट पॉइंट्स में टेबल बना के उस तरह से लिखते हैं ऐसे को, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप खुद देख लीजिए, नोटिफिकेशन में ही दिया हुआ है कि लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म में ऐसे लिखना है, तो आप अकॉर्डिंगली लिखिए इसको एग्ज़ाम में। एंड योर चॉइस ऑफ मीडियम कैन बी हिंदी और इंग्लिश। और ये ऐसे जो होता है ये टोटल 80 मार्क्स का होता है। 4 एसेस पूछे जाते हैं 20 मार्क्स ईच के, तो 4 × 20 80 मार्क्स के एसेज आते हैं। इंडिकेटिव टॉपिक्स इन्होंने बताया में, जरूरी नहीं कि इन्हीं टॉपिक्स हैं, बट दीज आर जस्ट इंडिकेटिव टॉपिक्स। इसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, स्पेशली फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स इश्यूज एंड एनालिटिकल एबिलिटी। तो ये पार्ट ए हो गया। पार्ट बी इज़ टोटली इंग्लिश बेस्ड। इसके पार्ट्स क्या होते हैं? कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज स्किल्स टू बी अटेम्प्टेड इन इंग्लिश ओनली। तो पार्ट बी आप केवल इंग्लिश में अटेम्प्ट करते हो और इसका जो वेटेज है दैट इज़ 120 मार्क्स। फर्दर इसका ब्रेकअप होता है, इन्होंने टॉपिक्स बताए हुए हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, प्रेसी राइटिंग, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स डेवलप करना, सिंपल ग्रामर एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग। तो ये आपका पेपर 2 कंप्लीट हो जाता है। फर्दर अपेंडिक्स 2 पे आते हैं। यहाँ पे ये बात करें कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर रहे हो तो उसके लिए कैंडिडेट्स के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। ऑलरेडी इसको हम वीडियो 1 में डिस्कस कर चुके हैं, शॉर्टली में इसको गो थ्रू कर लेते हैं बहुत ही कंसाइज तरीके से। तो इन्होंने बताया कि कैंडिडेट्स ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, वेबसाइट दी हुई है, डिटेल इंस्ट्रक्शन आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। फिर ये बताना है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होता है, आपने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया है यूपीएससी के साथ, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। फीस बता रहे हैं कि 200 रुपये फ़ीस है, तरीके बता चुके हैं ये आपको। फ़ोटोग्राफ के लिए इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बताया हुआ है कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर रहे हो तो आपको अपना फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर स्कैंड जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और ये जो दोनों फाइल्स हैं आपके सिग्नेचर की और फोटोग्राफ की, इसका मिनिमम साइज़ होना चाहिए 300 KB और मैक्सिमम साइज़ होना चाहिए 300 KB और 20 KB से छोटी नहीं होनी चाहिए। तो बोथ फॉर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर साइज़ शुड बी 20 किलोबाइट्स से लेकर 300 किलोबाइट्स तक। अब इसके लिए आप MS पेंट वगैरह यूज़ कर सकते हो, उसका रेजोल्यूशन कम कर सकते हो, ईजिली हो जाता है। फर्दर ये बता रहे हैं कि जो आप फ़ोटो आईडी दे रहे हो, यू शुड हैव डिटेल्स ऑफ 1 फ़ोटो आईडी। कोई भी आप फ़ोटो आईडी जो इन्होंने दे रखे हैं आपको, आधार, वोटर, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी फ़ोटो आईडी जो स्टेट या सेंटर देता है, तो आप इसको अपने साथ रखिए। और यही जो फ़ोटो आईडी फ्यूचर रेफरेंसेस में भी यूज़ होती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेम फ़ोटो आईडी आगे भी यूज़ करो, सेम फ़ोटो आईडी को आप एग्ज़ाम में भी जब अपीयर हो तब साथ लेके जाना। फिर उन्होंने बताया कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है, ये 24 अप्रैल से चालू हो गए जब से नोटिफिकेशन आउट हुआ है, और ये ओपन रहेगा टिल 14 मई 2024 इवनिंग 1800 आवर्स तक। और ये फर्दर बताना है कि आप प्लीज़ करेक्ट ईमेल आईडी दीजिए यूपीएससी को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बता रहे हैं कि आप अपनी ईमेल आईडी को रेगुलर इंटरवल पर चेक करते रहिए एंड इंश्योर कीजिए कि जो भी ईमेल एड्रेस हैं .nic.in करके वो आपके इनबॉक्स फोल्डर में आए, स्पैम फोल्डर या किसी भी और फोल्डर में ना जाए, बिकॉज फिर वो जो आपका ईमेल क्लाइंट है वो आपको डिस्प्ले नहीं करेगा। और फिर यूपीएससी कहता है कि आप वैलेंटाइन अप्लाई कर दीजिए, बहुत लास्ट डेट के लिए आपको वेट नहीं करना चाहिए। वैसे भी अगर आप लास्ट मोमेंट तक के लिए वेट करोगे तो मे भी हो सकता है कि वेबसाइट डाउन हो जाए, बहुत सारे एप्लीकेंट्स एक साथ अप्लाई करें तो एप्लीकेशन में दिक्कत आ सकती है। तो ड्यूली आप इसको समझ लो पूरी नोटिफिकेशन को और फिर अप्लाई कर दीजिएगा। फिर इसके आगे ये बताते हैं स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। अब इन्होंने क्या बताया कि कौन से आर्टिकल्स हैं जो आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर ले जा सकते हो, क्लिप बोर्ड ले जा सकते हो, हार्ड बोर्ड जिस पे आप पेपर लगा सकते हो। फिर ये बता रहे हैं कि आंसर शीट और रफ शीट ये आपको इन्विजिलेटर प्रोवाइड कर देगा, तो आप अलग से कोई लूज शीट लेकर मत जाइए। फिर ये बता रहे हैं कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर क्या आर्टिकल्स परमिटेड नहीं है, तो आप कुछ भी ये सब जो चीज़ें हैं, नोट्स, लूज शीट, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी कैलकुलेटर, ये वो सब कुछ भी लेकर मत जाइए। एक्स्ट्रा सामान, मोबाइल फ़ोन एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस अलाउड नहीं है। अगर आप इनको वायलेट करते हो तो आपके ऊपर एक्शन किया जा सकता है। फिर ये बताते हैं कि रॉन्ग आंसर्स के लिए पेनल्टी है। इन्होंने ये बताया कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनके लिए पेनल्टी होती है। अब ये बताने कि 4 अल्टरनेटिव दिए जाते हैं हर क्वेश्चन के लिए। कोई भी क्वेश्चन आप गलत करोगे तो उस क्वेश्चन का 1/3 मार्क डिडक्ट किया जाएगा। अब पेपर 1 में एक क्वेश्चन की जो मार्किंग वो 2 नंबर की होती है, उसको बाई 3 करोगे तो आप एक गलत
आंसर जो आप दोगे पेपर 1 में उसके लिए आपके 0.66 मार्क्स कम हो जाएंगे। फिर ये बताने कि अगर आपने किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में एक से ज़्यादा आंसर दिया हो तो उसको भी रॉन्ग ही माना जाएगा, और लेकिन अगर आप क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ते हो तो उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं है। फिर ये बताने कि अनफेयर मीन्स नहीं यूज़ करना है, एग्ज़ाम हॉल में कंडक्ट कॉमन सेंसिकल है। फिर ये बताने कि आंसर शीट के पर्टिकुलर्स आपको कैसे देने हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, ठीक है। और फिर ये जो टेस्ट बुकलेट सीरीज़ है इसको आप भरो, इसमें सब्जेक्ट कोड मेंशन कीजिए, रोल नंबर मेंशन कीजिए, अपनी बुकलेट सीरीज़ को एनकोड कीजिए A B C या D। और अगर आपको जो बुकलेट दी जा रही है, जो आंसर शीट दी जा रही है, आप इसको थॉरोली गो थ्रू कीजिए। अगर कोई भी चीज़ इसमें से डिटेल मिसिंग है, प्रिंटेड नहीं है, इन केस बुकलेट सीरीज़ नॉट प्रिंटेड, तो प्लीज़ आप तुरंत इन्विजिलेटर को बता दीजिए। अदरवाइज़ मे बी आपका टाइम ख़त्म होने वाला होगा, तब आप नोटिस करोगे कि कोई एक पर्टिकुलर ऑलरेडी मिसिंग था यूपीएससी की तरफ से ही, जो आपको दी गई है आंसर शीट या जो भी आपको टेस्ट बुकलेट दी जा रही है उसमें कोई डिटेल मिसिंग होगी, तो ऑब्वियसली आप जो भी आंसर्स दे रहे हो वो सब वेस्ट हो जाएंगे। तो प्लीज़ पहले ही चेक कर लीजिएगा। फिर उन्होंने बताया कि आपको कोई भी ओमिशन, मिस्टेक या डिस्क्रिपेंसी आप करते हो तो ये आप ही की गलती है, यूपीएससी उसमें कुछ नहीं कर सकता। फिर ये बता रहे हैं कि जो आपको टेस्ट बुकलेट दी जाती है तो पहले आप उसको चेक कर लो। देखिए, जब एग्ज़ाम शुरू होगा पहले आपको आंसर बुकलेट दी जाएगी, आप उसमें एंट्रीज भर लोगे। फिर आपको जब एग्ज़ाम शुरू होता है तो आपको टेस्ट बुकलेट दी जाएगी। तो ये कहना है कि आप इसको पहले ही गो थ्रू करके देख लो कि इसमें कोई भी अनप्रिंटेड पेज, कोई फटा हुआ पेज या कोई पेज मिसिंग, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप इन्विजिलेटर को बता के एक नई बुकलेट ले लो, सेम सीरीज़ और सब्जेक्ट की। फिर इसके बाद ये बताएं कि आप अपना नाम कहीं भी आंसर शीट में टेस्ट बुकलेट या इधर उधर मत लिखिएगा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि कोई भी पेज इसको डैमेज मत करो, अलग तरह से फोल्ड मत कर दीजिए। और ये बता रहे हैं कि जो आंसर शीट हैं ये कंप्यूटराइज मशीन्स पर इवैल्यूएट की जाती हैं, तो बहुत ज़रूरी कि आप ब्लैक बॉल पेन ही यूज़ करो। और जब आप बॉक्सेस भर रहे हो तो भी उसमें ब्लैक बॉल पेन यूज़ कीजिए, इंक पेन ये वो सब पेन मत यूज़ कीजिएगा। अब ये बता रहे हैं कि आपको आंसर्स किस तरह से आंसर करने हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में यूपीएससी जो क्वेश्चन है उसको आइटम भी बोलता है, और जो ऑप्शंस मिलते हैं उसको रिस्पॉन्सेज भी बोले जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि अगर किसी आइटम में आपको एक से ज़्यादा रिस्पॉन्स ठीक लग रहा है तो यूपीएससी बोलता है कि आप वो चूज़ कीजिए जो आपको बेस्ट लग रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, आगे देख लेते हैं। ये बताने कि अगर आपने एक से ज़्यादा रिस्पॉन्स चेक किया है तो उसको गलत माना जाएगा। इंक पेन पेंसिल को यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। और फिर ये बता रहे हैं कि अगर आपको कोई ऑप्शन मार्क करना है तो आपको क्या करना है कि फॉर एग्जांपल अगर बी ऑप्शन करेक्ट है तो आप अपने ब्लैक पेन से बी ऑप्शन को पूरी तरह एनसर्कल कर दो। फॉर एग्जांपल ए बी सी और डी है, तो जो बी ऑप्शन है उसको आप पूरी तरह से ब्लैक पेन से एनसर्कल कर दो कि उसमें ब्लैंक स्पेस ना बचे। फर्दर अगर आप, कई बार क्या होता है बुकलेट में ये ऑप्शन पास हो तो आप ऐसे एनसर्कल मत कर देना कि एक का जो आप ब्लैक से एनसर्कल करें वो दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, क्योंकि उसको फिर मशीन दो रिस्पॉन्स की तरह रीड करती है। तो इसमें थोड़ा केयरफुली मार्क कीजिएगा। इसके बाद ये बात करते हैं कि जो स्कैनेबल अटेंडेंस लिस्ट होती है उसको मार्क करने का तरीका बताया है। तो प्रेजेंट मार्क कीजिएगा, टेस्ट बुकलेट भरने का तरीका ये सब बताया हुआ इन्होंने। तो ये सब क्या है, इसको आप केयरफुली हैंडल करो, पैनिक नहीं करना एग्ज़ाम हॉल में, आराम से पढ़ के उसको भरिएगा। फिर ये बता रहे हैं कि प्लीज़ रीड एंड अबाइड बाय इंस्ट्रक्शन ऑन कवर ऑफ टेस्ट बुकलेट। और ये बता रहे हैं कि आप 3 घंटे के लिए अगर एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, पेपर 2 आप दे रहे हो, तो यू विल नॉट बी अलाउड टू लीव एग्जाम हॉल बिफोर एक्सपायरी ऑफ प्रेस्क्राइब टाइम। पेपर 1 के लिए आप 2 घंटे एग्जाम हॉल में बैठोगे एंड पेपर 2 के लिए आप 3 घंटे बैठोगे, तो अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, जल्दी में नहीं रहना पेपर निपटाने की। फिर ये बता रहे हैं कि आपको आंसर शीट ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में कैसे भरनी है। तो इन्होंने सब बताया हुआ है कि आपको बहुत सारे पर्टिकुलर्स उसमें भरने पड़ेंगे। ये बताने कि जैसे ही आपको आंसर शीट मिलती है आप चेक कर लीजिए कि बॉटम में इस पर नंबर होना चाहिए। अगर आपको ये दिखता है कि इसमें कोई नंबर नहीं पड़ा है तो उसको आप रिप्लेस करवा लीजिए। फिर ये बता रहे हैं कि आंसर शीट का जो फॉर्मेट मिलेगा आपको भरने के लिए वो इस तरह से मिलता है कि आपको वहाँ पर अपना सेंटर, सब्जेक्ट कोड और रोल नंबर भरना होता है। तो उस तरह से आप इसको भर दीजिए। और कोड एंड रोल नंबर इनमें थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि इसके नीचे आपको OMR शीट भी भरनी पड़ेगी। फिर ये क्या बताना कि ये सारी जो एंट्रीज़ हैं यू शुड डू इट विद ब्लैक बॉल पेन, क्योंकि ये आप बेसिकली मार्किंग कर रहे हो। तो ये है, देखिए OMR जो शीट आप भर रहे हो इंडिकेटिंग योर बुकलेट सीरीज एंड सब्जेक्ट कोड, उसको आपने ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से भरा है।
फिर जो आपका रोल नंबर है उसको भी आपने ब्लैक पेन से ही भरा हुआ है। फिर इसके बाद ये बताते हैं कि स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स फॉर कन्वेंशनल टाइप पेपर्स, मतलब जो पेपर 2 है, तो ये बता रहे हैं आंसर्स टू बी रिटन इन ओन हैंड, राइट द आंसर्स इन योर ओन हैंड इन इंक। तो बेसिकली पेपर 2 में जो आप ऐसे राइटिंग करोगे, जो आप इंग्लिश के आंसर्स लिखोगे, उसमें इन्होंने कलर नहीं बताया। तो ऑब्वियसली बुकलेट के अंदर वंस यू फिल ऑल दीज एंट्रीज, तो आप बुकलेट के अंदर, आंसर बुकलेट के अंदर यू कैन राइट इन ब्लू इंक, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्दर ये बोल रहे हैं पेंसिल मे बी यूज फॉर रफ वर्क, तो रफ वर्क के लिए आप पेंसिल यूज़ करो, किसी आंसर को लिखने के लिए पेंसिल का यूज़ मत कीजिएगा, यूज़ ओनली ब्लू और ब्लैक इंक। फिर ये बता रहे हैं कि आप अपनी आंसर बुक को चेक कर लीजिए, बिफोर राइटिंग इन द आंसर बुक प्लीज़ सी दैट इट इज़ कंप्लीट, कोई भी पेज मिसिंग नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप उसको रिप्लेस करवा लो, क्योंकि आंसर बुकलेट के अंदर भी क्वेश्चंस प्रिंटेड रहते हैं, तो आपको देख के ही लेना है कि सारे क्वेश्चंस में प्रिंटेड रहें, कोई पेज मिसिंग ना रहे। फिर ये बता रहे हैं कि आंसर इन एक्सेस ऑफ प्रेस्क्राइब नंबर विल बी इग्नोर्ड। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि ऐसे के लिए 6 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से आपको 4 ही आंसर करने हैं। अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट है जिसने 5 या फिर 6 ऐसे आंसर कर दिए, तो फर्स्ट 4 ही कंसिडर किए जाएंगे, ये इन्होंने बताया हुआ है। फर्दर ये बता रहे हैं कि जो प्रेसी राइटिंग है इसको आप प्रेसी शीट पर ही करो, और प्रेसी शीट को आंसर बुक के अंदर आप फास्टन कर दो, धागा मिलता है उसे बांध दीजिए। अगर आप ये इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगे तो आपको पिनलाइज किया जाएगा। फर्दर ये बता रहे हैं इन शीट्स पर आपको अपना रोल नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनफेयर मीन्स प्रोहिबिटेड है। एग्ज़ाम हॉल में कंडक्ट बताया हुआ है कि अच्छा कंडक्ट होना चाहिए। इसके बाद अपेंडिक्स 5 में ये फिज़िकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से हम लोग डील कर लेते हैं। जो भी फिज़िकल स्टैंडर्ड, जो मैंने बताया कि पीईटी एंड एमएसटी, तो पीईटी की बात हमने कर ली है, अब हम आते हैं एमएसटी पर। तो फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, मैन की हाइट 165 होनी चाहिए, वुमेन की मिनिमम 157, चेस्ट का एक्सपेंशन देखा जाता है। मेल्स के लिए चेस्ट अनएक्सपेंडेड, जितनी भी उसकी पेरीमीटर निकलेगा दैट शुड बी 81 सेंटीमीटर और मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। फीमेल्स के लिए चेस्ट का मेजरमेंट नहीं लिया जाता है। मिनिमम वेट मेन के लिए 50 kg एंड वुमेन के लिए 46 kg है। फिर आई साइट की इन्होंने बात की है। तो देखिए कई लोग पूछते हैं मुझे चश्मा लगा है क्या मैं क्लियर कर पाऊँगा, तो जो आपको लिमिट परमिटेड है -4 पावर से लेके +4 तक, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया तक परमिटेड है। अगर किसी की पावर -6 है तो उसके लिए थोड़ा डाइसी हो सकता है, कई बार अलाउ नहीं करेगा मेडिकल ऑफिसर, बट -4 और +4 बहुत ज़्यादा पावर होती है, तो ऑलमोस्ट सारे ही एस्पिरेंट्स इसके लिए क्लियर हो जाते हैं। इन्होंने लेसिक के लिए बताया हुआ है, कलर परसेप्शन के लिए, कलर ब्लाइंडनेस के लिए बताया हुआ है। फ्रेंड्स बहुत सारे इन्होंने स्टैंडर्ड्स यहाँ पे बताए हुए हैं। देखिए मैं आपको एक सिंपल रूल ऑफ थंब बताता हूँ। देखिए कोई भी मेडिकल या फिजिकल स्टैंडर्ड होता है ना, तो उससे डेविएशन होती है। मान लीजिए कि कोई मेडिकल स्टैंडर्ड आप मीट नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसे डेविएट कर रहे हो। ये जो डेविएशन होता है इट कैन बी माइनर और इट कैन बी मेजर। अगर मेजर डेविएशन है तो आप मुश्किल में हो, लेकिन अगर माइनर डेविएशन है तो इसकी कोई दिक्कत नहीं आती। जनरली आप मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आप क्लियर कर लेते हो विदाउट एनी हिकअप्स, तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है इस स्टेज पे। आप केवल रिटन पेपर की प्रैक्टिस स्टार्ट करो। फिर ये बात करें टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया की, तो देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँगा कि जिस दिन आप जाते हो मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, ऑलरेडी आप थोड़ा सा एक्साइटेड रहते हो, नर्वस रहते हो, एंशियस रहते हो, तो मोस्टली लोगों के जो पल्स रेट होता है वो हल्का सा बढ़ा हुआ आता है। बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। वहाँ पे जो भी मेडिकल ऑफिसर होता है वो आपको रिलैक्स करवाता है, उसके बाद ही मेजर किया जाता है। टैटू की बात की हुई है, तो इन्होंने बताया है कि जो टैटूज़ हैं ये ट्रेडिशनल साइड्स ऑफ बॉडी, जैसे फोर आर्म के अंदर अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉन सैल्यूटिंग लिम्ब में होना चाहिए, और जो साइज़ बताए 1/4 ऑफ पर्टिकुलर पार्ट, एल्बो या हैंड का होना चाहिए। तो टैटू की बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप इसको रिमूव भी करवा सकते हो। प्लस ये जो स्टैंडर्ड दिए हैं इनसे तो मोस्टली हर लोग का क्लियर ही हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर ये बता रहे हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन को किन रूल्स के तहत कंडक्ट किया जाएगा। फिर अब ये बता रहे हैं, देखिए दोज कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड अनफिट इन मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट विल बी अलाउड टू अपीयर बिफोर द रिव्यू मेडिकल बोर्ड प्रिफरेबली ऑन द नेक्स्ट डे। तो अगर आप कोई मेडिकल स्टैंडर्ड जो मीट नहीं कर पाए, आपको मेडिकल ऑफिसर ने अनफिट डिक्लेयर किया हुआ है, आप रिव्यू करवाते हो, आप अपील करते हो, और नेक्स्ट डे पे ही आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है, तो यू आर सेड अ लॉट ऑफ हेडेक। हमारे टाइम पे पहले 2017-16 बहुत ज़्यादा टाइम लगता था इसको, तो इन सब चीज़ों की दिक्कत नहीं करनी इस स्टेज पे, आप बस रिटन एग्ज़ाम की तैयारी शुरू रखो अपनी।
फिर इन्होंने हाइट और वेट चार्ट दिया हुआ है एज के हिसाब से, तो आप अपना अपना फाइंड कर लेना। ऑब्वियसली इसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, जस्ट स्टे हेल्दी। वेट आपका लोअर रेंज पे होना चाहिए तो ईजिली क्लियर हो जाता है। उसके बाद ये बात करें कि जो एम्प्लॉयड पर्सनल है, अपेंडिक्स 6 में बात की हुई है कि जो एम्प्लॉयड पर्सनल है अगर वो दे रहे हैं इस एग्ज़ाम को तो उनको एक अंडरटेकिंग लेनी चाहिए अपने डिपार्टमेंट से, उसका इन्होंने फॉर्मेट बताया हुआ है। और फिर ये बताया हुआ है ये जो है ऊपर फॉर्मेट है ये इशू करता है जो कमांडिंग ऑफिसर है, मतलब आपका डिपार्टमेंट देता है। और फिर नीचे ये फॉर्म है जो एस्पिरेंट्स को फिलअप करना पड़ता है एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। सो फ्रेंड्स इतना ही है नोटिफिकेशन में। आई थिंक मैंने काफ़ी डिटेल में डील कर लिया। कुछ एस्पिरेंट्स को डाउट हो सकता है मे बी सिलेबस को लेकर या फिर मेडिकल स्टैंडर्ड और फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट को लेकर, तो वो टॉपिक्स अपने आप में ही बहुत बड़े हैं। आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएंगे। वैसे भी मैं फ्यूचर में उन पे वीडियोस ले आऊँगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर आप चाह रहे हो कि CAPF AC में आपको गाइडेंस की ज़रूरत है या फिर आप 2024 वाले एग्ज़ाम में अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना चाहते हो तो आप मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम मिशन CAPF ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर आप मुझे इस ID पर मैसेज कर सकते हो और यूट्यूब पर आप कमेंट में बता सकते हो। आई विल रीच आउट टू यू। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड।